ताज़ा खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करने अपनी ससुराल पहुंची प्रियंका गांधी ने जमकर भाजपा को ललकारा। रैली में हजारों की तादाद में जुटी जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरी ससुराल है, बहुत दिनों के बाद आने का अवसर मिला है। प्रियंका गांधी ने सामने की भारी भीड़ के दिलों में सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करते हुए सपा व भाजपा पर जमकर कटाक्ष करे। प्रियंका गांधी ने कहा कि नई संसद के निर्माण के नाम पर 20,000 करोड़ खर्च हो सकते हैं, लेकिन जनता के कर्ज माफ करने पर केंद्र सरकार कहती है कि पैसा नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल का दौर आपको याद होगा, सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि हम विकास के नाम पर राजनीति नहीं करते, नेताओं से जवाबदेही मांगिए। कांग्रेस की सरकार आने पर 10 लाख का इलाज हमारी सरकार में मुफ्त में दिया जाएगा और हमारी सरकार में 47% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। अंत में सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि अगली बार अपनी ससुराल आऊंगी तो अपने पति को साथ लेकर आऊंगी। सभा की सफलता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना माना जा रहा है। उधर धीमे धीमे हो रही बारिश के बीच शहर के भीतरी हलकों में लोग बाग प्रियंका गांधी के आगमन की चर्चा करते नजर आए। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका बदलाव की आती है किसानों। आज रात रात भर किसान अपने खेतों का पहरा करने पर मजबूर है। आज महिलाएं दिन भर अपने खेतों का पहरा कर रही है। रात रात भर किसान अपने को नहीं किया। आज किसान दुखी है और ये सरकार किसानों के साथ को घाटे पर बैठा है, आरक्षण की मांग को लेकर बैठा है, लेकिन इस साल पर डाका डालने का काम किया है। हम कहना चाहते हैं, बताना होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी योगी जी के सरकार में दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ। आपकी सरकार में शिक्षक भर्ती का पेपर छापरा करता है 400 के पार। जरा आदरणीय भूपेश बघेल जी, आराधना मिश्रा जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, श्री गजराज सिंह जी, श्री संजय कपूर जी, श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी, श्री नरेश सैनी जी, श्री मसूद अख्तर जी, श्री फूल कुमार जी, श्री दीपक कुमार जी और यहाँ उपस्थित सभी नेतागण, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, सभी सचिव, आप सबको मेरे ससुराल में बहुत बहुत स्वागत। और ससुराल वालों, आपसे माफी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ। माफ हूँ कि नहीं? आपके शहर ने मेरे परिवार को संरक्षण दिया, उनको खड़ा किया। बंटवारे के बाद मेरे ससुर जी के पिता अपने परिवार को लेकर मुरादाबाद आए। यहीं से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। यहाँ के हुनर, यहाँ के लोगों की मदद से, उनकी अपनी मेहनत से उन्होंने अपना जीवन बनाया, अपने बच्चों का भविष्य बनाया। आज मुझे यहाँ आकर बहुत गर्व हो रहा है और मैं आप सबको भी यहाँ इस सभा में आप सबकी भी सबका भी स्वागत करना चाहती हूँ। मुरादाबाद देश विदेश में पीतल नगरी के नाम जाना जाता है। मुझे याद है, शादी के वक्त एक खुशहाल शहर था, समृद्ध था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ उस समय हवाई अड्डे बनने की भी बात होती थी और शहर को विकसित करने की बहुत बातें होती थी। उस समय ये सब हो क्यों पाया? क्योंकि आपके हुनर के साथ साथ, व्यापारियों के मेहनत के साथ साथ, मजदूरों के मेहनत के साथ साथ आपके पास एक ऐसी सरकार थी जिसने आपका समर्थन किया, जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको विकसित बनाने के लिए मदद किया। मुझे याद है उस समय
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैंडीक्राफ्ट के लिए बनी, एक्सपोर्टरों को ड्रॉबैक मिलते थे, ब्याज की सब्सिडी मिलती थी। राजीव गांधी जी मेरे पिताजी ने कारोबारियों के लोन भी माफ किए, टैक्स में भी मदद होती थी। उस तरह से यहाँ का कारोबार बहुत बड़ा, आपका ये शहर फूला फला आगे बढ़ा। आज स्थिति क्या है, आज हालात क्या है? जहां 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, निर्यात होता था यहाँ से, आज 2,000 करोड़ घट गया है। आपने देखा होगा 27 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा हुई, 22 लाख युवाओं ने मेहनत की, 2 सालों के लिए काम किया। क्यों माफ कर रहे हैं? हिसाब मांगिए। कोरोना काल में लापरवाही हुई, किसने भुगता? किसके परिवार उजड़े? आपने हिसाब मांगा? हिसाब मांगो। मैंने सुना है कई लोग कहते हैं कि भाजपा तो फूट फैलाकर फिर से जीतेगी। क्यों? क्योंकि असलियत ये है कि जिनको आज मुख्य विपक्ष माना जा रहा है, वे विकास का एजेंडा सेट नहीं कर रहे, वे भी इसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं। सपा बसपा ने भी जाति और धर्म की ही राजनीति को आगे बढ़ाया है। सपा सरकार में जातिवाद और गुंडाई, और बसपा में आपने लूट देखा है। मैं पूछना चाहती हूँ, सीए और एनआरसी के कानून बने, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं बिजनौर गई, बिजनौर में एक 19 साल का लड़का अनस दूध बेचता था, उसकी निर्मम हत्या की गई। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या अखिलेश जी आए? उम्भा में नरसंहार हुआ, 13 आदिवासियों की मौत हुई, उनको पीटा गया लाठियों से, उनको गोली मारी गई। क्या अखिलेश जी आए? उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ? मेरी बहनें बैठी हुई हैं। उन्नाव और हाथरस में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उनको जलाया गया। क्या अखिलेश जी आए? और सबके लिए तय किया गया कि बिजली बिल हाफ होगी, कोरोना काल का बकाया खास तौर से जो छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारियों ने दिया, वो साफ किया जाएगा। कोरोना में आपने बहुत संकट झेला, सरकार आपके प्रति आक्रामक बन गई। आपने ऑक्सीजन मांगा तो सरकार आपके पीछे पड़ गई, आपकी मदद नहीं हुई। आपको ये दौर अच्छी तरह से याद होगा। उद्योग, एक्सपोर्ट, ठेले कुमचे वाले, सबका व्यापार कम हुआ, काफ़ी लोगों का व्यापार बंद भी हुआ। उन्हें हम फिर से मदद करना चाहते हैं कि दोबारा अपने पैरों पे खड़े हों। इसीलिए सबसे गरीब परिवार, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जिनको सबसे ज़्यादा संकट पहुंचा कोरोना से, उनको हम 25,000 रुपये देना चाहते हैं। देखिए, अगर हमारी सरकार आएगी तो चाहे कोई भी बीमारी हो, 10 लाख रुपए का इलाज सरकार मुफ्त में कराएगी। वृद्धा और विधवा पेंशन 1,000 रुपए देंगे, और जितनी भी नई सरकारी नौकरियां हैं उसमें पहले से जो आरक्षण है, उनके तहत ही 40% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। चुनाव आता है तो सफाई कर्मचारियों के साथ नरेंद्र मोदी जी अपनी फोटो खिंचवा लेते हैं। आगरा में अरुण वाल्मीकि के पूरे परिवार को 3-4 दिनों के लिए जेल में रख के, पुलिस स्टेशन में रख के बुरी तरह पीटा जाता है तो कुछ नहीं कहते, आप हिसाब नहीं मांगते। हाथरस में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, पुलिस प्रशासन द्वारा उसकी चिता जलाई जाती है,
उसके माँ बाप को आने भी नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, मुख्यमंत्री जी चुप रहते हैं। आप हिसाब क्यों नहीं मांगते? किसानों का रोज रोज अपमान किया, तरह तरह की चीजें कही, देशद्रोही, आंदोलन जीवी, भगवान जाने क्या क्या कहा। चुनाव आ रहा है ना, चुनाव आ रहा है ना, अब क्या कह रहे हैं? मुझे माफ करिए, 4,000 करोड़ का है। संसद के सुंदरीकरण में, जो अच्छा खासा संसद है, 70 सालों से चला आ रहा है, एक ऐतिहासिक इमारत है, उसके सुंदरीकरण करने के लिए ये लोग 20,000 करोड़ खर्च सकते हैं। आपके लिए कुछ नहीं दे सकते। डीजल का दाम आसमान छू रहा है। आपको एमएसपी के कम दाम में आपसे धान और गेहूं खरीदा जा रहा है। हमारी ये प्रतिज्ञा है कि छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ पर भी 2500 में गेहूं और धान और 400 में गन्ना। देखिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैं जानती हूँ कि आप कितना तड़प रहे हैं महंगाई की वजह से। ये मेरी महिलाएं बैठी हैं, ये लोग सोचते हैं कि आपको एक गैस सिलेंडर पकड़ाकर आपके प्रति पूरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। इनको दिखाइए कि जब तक आपको पैरों पे खड़ा करेंगे नहीं, जब तक आपको सशक्त नहीं बनाएंगे, आपको मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक आपका वोट उनको नहीं मिलेगा। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ। ये महंगाई की मार किसानों पर है, गरीबों पर है, दलितों पर है, लेकिन सब वर्गों में इनका बोझ आप उठाती हैं। मैं जानती हूँ कि आप कितना संघर्ष कर रही हैं। बिजली कितनी महंगी हो गई है, आटा, मोबाइल का डेटा, जीवन बीमा, सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल, हद से ज़्यादा महंगाई है। बात पर आधारित राजनीति इतनी भयानक है कि मुख्यमंत्री भी जानता है कि लोगों की समस्याओं का हल करने के बजाय चुनाव के समय आएगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, चुनाव जीत के निकल जाएंगे और उनको कोई जवाबदेही ही नहीं रहेगी। तो ये बात मेरे मन में बहुत गहराई से मैंने इस बारे में सोचा। ये बात सही है। जब तक पब्लिक जवाबदेही नहीं मांगेगी अपनी नेताओं से, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जब तक वोट विकास के आधार पर नहीं डलेगा, जब तक आप ये सवाल नहीं करेंगे कि मेरे गांव में, मेरे लिए, मेरे शहर में आपने 5 सालों में क्या किया, जब तक ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण नहीं होगा, तब तक इसी तरह की राजनीति में आप फंसे रहेंगे, माफियाओं के दलदल में फंसे रहेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ मैं जब यूपी आई, जमीन की माफिया, नदी की माफिया, बालू की माफिया, पढ़ाई की माफिया, इम्तिहानों की माफिया, जहां देखो माफिया ही माफिया। मुझे तो आश्चर्य है कि सांस पे कोई माफिया नहीं है कि आप सांस ले रहे हैं और आपसे हफ्ता लिया जाए। ये नहीं चलेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को सिर्फ और सिर्फ विकास के आधार पर लड़ना चाहती है। हमने प्रतिज्ञाएं ली हैं। क्या प्रतिज्ञा ली है? कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, हर जिले में हम उद्योगों के हब लगवाएंगे। ये प्रतिज्ञा इसलिए है क्योंकि खोखला वचन नहीं है। आपको मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किस तरह से उन्होंने वचन दिया और 2 घंटे के अंदर, ये एक ऐसा शहर है जहां उद्योग है। आप सब जानते हैं कि बिजली का कमर्शियल रेट कितना है और इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। आपको कहा गया था मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। क्या बना? केवल एक ही चीज स्मार्ट है, स्मार्ट मीटर और स्मार्ट लूट। और मैं बहनों को कहना चाहती हूँ
कि आपको सशक्त करना चाहते हैं हम। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। 40% मैं कह रही हूँ कि 40% टिकट महिलाओं को मिलने चाहिए। क्यों कह रही हूँ? मैं अपनी बहनों के घर जाती हूँ, यहाँ पर बलात्कार होते हैं, महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं को कुचला जा रहा है और कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई आपको आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। सब विज्ञापनों में है, सब सिर्फ विज्ञापनों में है। असली सवाल यह है कि आपकी भागीदारी राजनीति में क्या है? आपके लिए लड़ने वाली महिला कैसे आगे बढ़ेगी? यहाँ नौजवान लड़कियां हैं, आप सहना नहीं चाहती। सच बताओ, सहना चाहती हो कि लड़ना चाहती हो? अपने हकों के लिए लड़ना चाहती हो या अत्याचार सहना चाहती हो? आपकी शक्ति को कोई पहचान नहीं रहा है। 50% आबादी है, 50% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। सशक्त बनो, अपने हक के लिए खुद लड़ो। कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, तुम खुद लड़ोगी और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जोर से बोलो, लड़की हूँ, लड़की हूँ, शाबाश, लड़की हूँ, शाबाश। लखीमपुर के खेरी में नरसिंहार हुआ, किसानों को अपनी जीप के पहियों के तले एक मंत्री के बेटे ने कुचल कर मार डाला। प्रधानमंत्री जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि कुछ दिनों पहले लखनऊ आए, उनके साथ मंच पर वही मंत्री खड़े थे, आज भी मंत्री हैं, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने उन परिवारों से बात करने की कष्ट की होती जिनके बच्चे शहीद हुए, उन विधवाओं से जिनके पति शहीद हुए, तो उनको पता चलता कि वो परिवार क्या महसूस कर रहे हैं, किस संकट से गुजर रहे हैं। और उनकी एक ही गुहार है कि जब तक ये मंत्री पद पर रहेंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। मैं ऐसे परिवारों के पास गई हूँ जिनके पास कुछ नहीं है, वो कहते मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए दीदी, न्याय चाहिए, अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो सबसे बड़ी बात किसान आंदोलन से ये निकली है कि शक्ति आपके हाथों में है, इस शक्ति को पहचानिए। आप ही को मालूम है कि गन्ना का कितना आपको भुगतान मिला, अभी भी 4000 करोड़ का भुगतान बचा है। नरेंद्र मोदी जी का एक हवाई जहाज जो उन्होंने पिछले साल खरीदा, कोरोना के समय खरीदा, 8000 करोड़ का है कि अपना टाइम आएगा, हम राज करेंगे, हम लूटेंगे, 5 साल बाद आकर हम फिजूल के मुद्दे उठाएंगे और हम फिर से राज करेंगे। ये सोच को बदलिए। सही निर्णय यही है कि विकास होना चाहिए, चुनाव के समय विकास की बात होनी चाहिए। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बारिश हो रही है और कष्ट नहीं दूंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरा इंतज़ार किया और अगली बार अपने पति को भी यहाँ लेकर आऊँगी, अपने ससुराल, आप सबसे मिलवाऊँगी। आपको बहुत बहुत